नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। गोरखपुर से खबर आ रही है जहां पर सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के देवकली गांव की घटना है। पति पत्नी समेत 2 बच्चों की संदिग्ध मौत से कोहराम मच गया और अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है कि आखिर पूरा का पूरा परिवार खत्म कैसे हो गया, खत्म हो गया या खत्म कर दिया गया। तो गोरखपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के देवकली गांव की घटना है। पति पत्नी समेत 2 बच्चों की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। तो सवाल कई उठ रहे हैं और सवाल यह है कि आखिर एक साथ 4 लोगों की मौत कैसे हो गई, किन वजहों से हो गई, मौत हो गई या कर दी गई। तो कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच से परेशान करने वाली खबर यह है कि एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं और ये घटना है गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के देवकली गांव की, जहां पर पति पत्नी और 2 बच्चे इनके शव मिले हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की गुत्थी क्या है, ये सवाल उठ रहा है। पति पत्नी और 2 बच्चों का शव घर से बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में 4 के शव मिले हैं। मृतकों में 42 वर्षीय इंद्र बहादुर मौर्य हैं। इंद्र बहादुर मौर्य की 38 वर्षीय पत्नी सुशीला देवी हैं। 10 वर्ष की बेटी चांदनी का शव मिला है और 8 वर्ष के बेटे आर्यन का शव मिला है। और चारों शव अधजले हालत में कमरे में मिले हैं। ये और शक और आशंकाओं को बढ़ाने वाली खबर है। कमरे में केरोसिन तेल की बदबू फैली हुई है। इंद्र बहादुर मौर्य सब्जी बेचने का काम करते थे और पूरे परिवार का शव मिला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कमरे में केरोसिन तेल किसने डाला, कमरे में आग लगने का कारण क्या था, आग लग गई या किसी ने लगाई, क्या किसी ने अंदर से ही आग लगाई थी, क्या चारों की मौत जलने से हुई। ये सवाल एबीपी गंगा के हैं और इन सवालों के जवाब से ही आगे की तस्वीर साफ होगी। और सवाल ये भी है कि क्या मौत के बाद किसी ने आग लगाई या कोई बाहरी व्यक्ति था जिसने आकर आग लगाई और सभी की मौत हो गई। तो बड़ा सवाल है और खबर भी बड़ी है। गोरखपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, सब पाए गए हैं और अधजली हालत में ये चारों शव मिले हैं। ऐसे में सवाल एबीपी गंगा भी पूछ रहा है कि क्या मौत के बाद किसी ने आग लगा दी या फिर ये कमरे में केरोसिन किसी ने डाला, किसने डाला, ये सवाल है। और चलिए सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है, शव अधजले हैं, चारों जो पूरा परिवार था वो खत्म हो गया, पुलिस क्या कह रही है और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, देवकली गांव है गोला थाना क्षेत्र का अवधेश और मातम पसरा हुआ है इस समय। चूंकि इंद्र बहादुर मौर्य जो सब्जी विक्रेता रहे हैं, उनका पूरा कुनबा ही साफ हो गया और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये मौत कैसे हुई है। हालांकि जो गांव है, गांव के लोगों से और आला अधिकारियों से जो बात हुई है तो ये बात सामने आ रही है कि पति पत्नी के बीच हमेशा पारिवारिक कलह होता था, झगड़ा होता रहता था। लेकिन इतनी बड़ी वजह थी कि सामने आई कि क्या मतलब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पति ने पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद खुद की भी आत्महत्या कर ली और या फिर चारों की हत्या की गई। ये चूंकि जांच का विषय है और अभी पुलिस ने चारों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी अवधेश, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जो आला अधिकारियों से बात हुई है, प्रथम दृष्टया अभी कुछ भी कहने की स्थिति में अधिकारी नहीं है और गांव वालों से अभी पूछताछ चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंद्र बहादुर के जो भाई हैं, एक भाई और उनका परिवार बाहर रहता है, महानगर में कहीं दूसरे शहर में रहता है और यही वजह है कि अभी परिवार में किसी और के नहीं होने की वजह से कोई कुछ नहीं बता पा रहा है और अधिकारी अभी गांव वालों से भी पूछताछ कर रहे हैं और इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। और ये हृदय विदारक घटना है और इसके बाद ही साफ हो जाएगा कि कहीं कोई ऐसा जमीनी विवाद या कुछ गांव में किसी से झगड़ा तो इंद्र बहादुर के परिवार का नहीं था या और क्या वजह हो सकती है। और जो तमाम तरह की सवाल उठ रहे हैं कि कमरे से मट्टी तेल की बदबू आ रही थी और इसके साथ ही पत्नी के ऊपर भी कुछ जो बात हुई है कि कुछ चोट के निशान मिले हैं अधजले शव पर। तो ये जांच का विषय है अवधेश और
पुलिस जब जांच करेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कुछ स्थिति इसमें साफ हो पाएगी। बिल्कुल। और नीरज, इस घटना की जानकारी कैसे लोगों को हुई, क्योंकि क्या घर अंदर से बंद था या दरवाजे खुले थे, इस बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, देर रात की घटना बताई जा रही है। हालांकि कुछ लोग जो ग्रामीण है उनका कहना है कि सुबह कमरे से धुआं उठ रहा था। जो मकान है पक्का मकान है और पक्के मकान का जो कमरा जिसमें ये परिवार रहता था, उस कमरे से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद लोग वहां पर पहुंचे। और अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि जो कमरे का दरवाजा है वो अंदर से बंद था या फिर खुला हुआ था। अब पुलिस के आला अधिकारी अभी बात करेंगे और जो थानाध्यक्ष और तमाम पुलिसकर्मी गए थे उनसे बात के बाद ये पुलिस के अधिकारी अभी स्पष्ट कर पाएंगे कि दरवाजा अंदर से बंद था या खुला था। बिल्कुल नीरज, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी हैं, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर सीतापुर से भी है। खेत में 35 वर्षीय युवक का शव मिला है। जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत में युवक सोता था और मौत के कारण कब तक पता नहीं चल पाया है। बिसुआ के सांडा के मजरा देवरी की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से, जहां पर खेत से एक युवक का शव मिला है और जानकारी ये मिल रही है कि जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत में सोता था और सुबह जब लोग पहुंचे तो मौत हो चुकी थी। अब मौत की वजह क्या है, किस वजह से मौत हुई, ये सवाल यहां पर बरकरार हैं और इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। सीतापुर के बिसुआ के सांडा के मजरा देवरी की यह घटना है। नोएडा में बाइक पर जा रही महिला से लूट हुई है। बॉटनिकल गार्डन मेट्रो के पास पर्स लूटा गया। लूट का विरोध करने पर महिला को बाइक से घसीटा। महिला की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर को देख के कि कितनी भयानक घटना हुई है। बाइक से महिला जा रही थी और बॉटनिकल गार्डन मेट्रो के पास पर्स लूट हो रही थी और विरोध करने पर महिला को बाइक से घसीटा गया। महिला की हालत गंभीर है। आप जो चेहरे पर चोट लगी है उन चोटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसका इलाज चल रहा है। तो लूट का विरोध करने पर महिला को बाइक से घसीटा। आप समझ सकते हैं लुटेरों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। और स्नेचिंग की घटनाएं जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। कानपुर में इरफान के 5 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है और जल्द कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कुर्की का नोटिस भी चस्पा होगा। जाजमऊ में नजीर फातिमा के घर हुई थी आगजनी और इसी मामले में ये आरोपी हैं। और अब ये साफ हो गया है कि अगर ये जल्द कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो फिर इनके साथियों के खिलाफ कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया जाएगा। जाजमऊ में नजीर फातिमा के घर आगजनी का मामला है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग की संपत्ति जल्द ही सीज होने जा रही है। कानपुर पुलिस अब संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद इन्हें सीज करने के मूड में दिख रही है। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों की संपत्ति का आकलन करीब 200 करोड़ तक हो सकता है और अब जल्द ही इस पर कार्रवाई का चाबुक चल सकता है। और इरफान सोलंकी पर नई आफत क्या हम आपको बताते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जल्द ही संपत्ति जब्त होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत 200 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। इरफान सोलंकी की 200 करोड़ की संपत्ति की पहचान हुई है और कानपुर से मुंबई तक फैली है इरफान की प्रॉपर्टी। इरफान सोलंकी को बेनामी संपत्तियों की पहचान भी हुई है और इरफान पर कई पार्टनर के नाम प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप है। इरफान के भाई और गैंग के सभी सदस्य करोड़पति हैं। इरफान पर संपत्ति को अवैध तरीके से बनाने का आरोप है। इजराइल आटेवाला मोहम्मद शरीफ की संपत्ति भी जब्त होगी। इरफान के करीबी शौकत पहलवान की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। कुछ ही सालों में अरबों की संपत्ति के मालिक बने इरफान साल दर साल बढ़ती गई और सपा विधायक इरफान की संपत्ति 2017 में इरफान सोलंकी के पास 3 करोड़ की संपत्ति थी। 2022 में इरफान सोलंकी ने अपने संपत्ति में 10 करोड़ बताई। महाराजगंज जेल में बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी और 200 करोड़ की संपत्ति की नीलामी की बात भी सामने आ रही है। तो करोड़पति हैं इरफान भी और गुर्गे भी और अब जो पूरा मामला है वो आगे बढ़ चुका है और कड़ी कार्रवाई की तैयारियां होने लगी। तो इरफान सोलंकी पर धाराएं क्या है देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। धारा 436 10 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 506 धमकाने की बात है। ये तमाम धाराएं हैं। अब रुक करते हैं
जोशीमठ का। जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और विस्थापन करना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से लिए जाने वाले निर्णय का इंतजार है। दिल्ली में एनडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार के स्तर पर अप्रैल में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा से पहले ही जोशीमठ के प्रभावित को स्थापित करने की योजनाएं बनाई। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाएंगी। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने एनडीएमए के अफसरों समेत 8 तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों के साथ वर्चुअल बैठक भी की। बैठक में 4 धाम यात्रा से पहले प्रभावितों को स्थापित करने पर जोर दिया गया। तो विस्थापन बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का रिसाव 17 LPS मापा गया है, जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ 243 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। 1 महीना बीत जाने के बाद जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवार सरकार की ओर से निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कल एनडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव की ओर से राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से पहले जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और विस्थापन हो। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से क्या डिसीजन लिए जाते हैं, उसके लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन आपदा प्रभावित परिवारों की दिन प्रतिदिन मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। जो एजेंसियां वहां पर अध्ययन के लिए लगाई गई हैं, हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। एजेंसीज को अपना काम करने देना चाहिए। वो एजेंसीज ठीक से काम करें, ठीक से अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दें, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोगों के सामने दिक्कत है, एक समस्या खड़ी हुई है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम वहाँ के लिए कोई अच्छी मजबूत योजनाएं बनाएं, दूरगामी योजना बनाएं, टिकाऊ योजनाएं बनाएं, तो योजना बनाने में हमको समय लग जाए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा बाद में, जो उसका सेकेंड फेज होगा, उसमें हमको तेजी करना चाहिए। आज संत रविदास की 646वीं जयंती है। काशी में सीएम योगी आज संत रविदास के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संत रविदास को नमन किया। इस दौरान सीएम योगी ने संत रविदास की तस्वीर भी उनको भेंट की गई, तो मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और देखिए, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रविदास की जयंती पर वाराणसी में कार्यक्रम हुआ, मंदिर में मुख्यमंत्री पहुंचे, उनको संत रविदास की जो तस्वीर है वो भेंट की गई। संत रविदास को नमन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तरफ से भेजा गया संदेश भी लोगों को पढ़कर सुनाया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वाराणसी में संत रविदास का जो जन्मदिन है, जो जयंती है, वो मनाई जा रही है। तो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंदिर की, दूसरी मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे हैं, तस्वीर उनको दी गई और कार्यक्रम चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इस मौके पर, सुनवाते हैं आपको। 646वीं पावन जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। श्री गोवर्धन से जुड़े हुए सभी शुभ चिंतकों के प्रति अपनी लाख लाख बधाई देता हूँ। सदगुरु ने सदैव महत्व दिया और उस कालखंड में उन्होंने ये बोल करके कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। रविदास जयंती पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि सभी लोगों को मन चंगा तो कटौती में गंगा का अमर आध्यात्मिक संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित तथा देश एवं दुनिया में रहने वाले उनके समस्त अनुयायियों को मेरी व बीएसपी की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे वो लिखती हैं, शासक वर्ग भी संत गुरु रविदास जी को अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर केवल उनको माथा टेकने का कार्य न करें, यानी कि राजनीति पर निशाना साधा। आगे मायावती लिखती हैं, बल्कि साथ ही उनके गरीब और दुखी पीड़ित अनुयायियों के हित, कल्याण और उनकी भावनाओं का भी खास ख्याल रखें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आगरा का रुख करते हैं, जहां पर जाम में फंसे राहगीरों से मारपीट हो गई। नशे में धुत दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। माल रोड पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आगरा की, जहां पर जाम लगा हुआ था लेकिन राहगीरों के बीच मारपीट हो गई और इस बीच नशे में धुत दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। माल रोड पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है।
और लखनऊ में आज से भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू हो रहा है। लखनऊ की जो यूनिट है ये प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और वहीं का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं। साथ ही साथ मिशन 2024 के मद्देनजर प्रबुद्ध सम्मेलन शुरुआत हो, सीधे रुख करते हैं। को खत्म करना है। सरकार के जो 9 साल के कमिटमेंट के साथ ईज ऑफ डूइंग के प्रयास है, उसके कारण आज ये सुखद स्थिति का निर्माण हो रहा है। देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक बड़ा वर्ग है, 28.5 करोड़ लोगों का ई श्रम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाना, कोविड में कोविन जैसा एक आधार लिंकेज जो ऐप तैयार किया, उस ड्राइव के कारण 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन का कंप्लीट करना, और जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि 2008-9 के मुकाबले 2020-21 में देश में बेरोजगारी दर में कमी आई है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी विशेष रूप से पेरिस एग्रीमेंट में जो भारत ने कहा था कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट भारत ने दिए थे उसको 9 वर्ष पहले भारत ने पूरा किया है। और इतना ही नहीं, दुनिया के उन चुनिंदा देशों में भारत शामिल हुआ है जिन्होंने अपने एनहेंस। और बात करते हैं औरैया की, जहां पर दरोगा को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। 800 चौकी में ही 10,000 रिश्वत लेते टीम ने दबोचा है। दहेज के एक मामले से नाम हटाने के लिए रुपए ले रहे थे। दरोगा ने गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।